हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th में जो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसमें जो आपका चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। उन वीडियो का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो उन दोनों वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकंड चैप्टर में भी हमने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने काफ़ी सारे राजवंशों के बारे में पढ़ा, जैसे हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। और इसके साथ ही हमने उस टाइम पीरियड में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी पढ़ा था। लेकिन चैप्टर 3 में हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि इस टाइम पीरियड के बीच में भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पार्ट 1 की वीडियो है। तो चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में, जो कि है वर्ण व्यवस्था। तो जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को काफ़ी महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी बीच भारत में धर्म ग्रंथों और धर्मशास्त्रों की रचना होने लगी थी, जिसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया था, जिसमें सभी लोगों को उनके कामों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था, जो कि था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक ऐसे मनुष्य का वर्णन किया गया है जिसके मुख से ब्राह्मण, भुज से क्षत्रिय, नाभिक यानी पेट से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो समाज को 4 मुख्य वर्गों यानी वर्णों में बांटा गया था। हर वर्ण के अपने अपने काम होते थे जिन्हें वो जीवन यापन के लिए करते थे। तो चलो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो फर्स्ट है ब्राह्मण। ये लोग ज्ञान और पूजा पाठ से जुड़े काम करते थे। इनके जो मेन वर्क थे वो है यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, वेदों का अध्ययन करना और सिखाना। तो दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। ये समाज के रक्षक और योद्धा माने जाते थे। इनके मुख्य कार्य थे युद्ध में भाग लेना, लोगों की सुरक्षा करना, दान देना और न्याय करना। तो नेक्स्ट है वैश्य। ये लोग आर्थिक गतिविधियों से जुड़े थे। इनका जो मेन वर्क था वो खेती करना, व्यापार करना और पशुपालन करना था। तो लास्ट है शूद्र। इनका काम सेवा करना था। ये बाकी तीनों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करते थे। तो अब यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल आता है कि क्या सच में धर्म ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था के नियम लिखे गए थे उनका पालन पूरे भारत में जगह जगह होता था? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो यकीन मानिए आप हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और आप हिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन ढंग से और एक बेहतरीन टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, जो कि है बीर स्टडी पॉइंट। और मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने हिस्ट्री की सारी वीडियो हमारे चैनल से देखी है तो आप यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला पाओगे। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों के ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण और उनके बताए हुए नियम सभी जगह लागू होते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हकीकत में ऐसा नहीं था। कई जगहों पर इन नियमों का पालन नहीं होता था। उदाहरण के लिए धर्मशास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन कई राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है, फिर भी वो राजा बने। इसके हमें काफ़ी सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। जैसे धर्मशास्त्रों के अनुसार मौर्य और गुप्त वंश निम्न कुल के थे, फिर भी वो एक महान शासक बने। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में मौर्य शासकों को क्षत्रिय कुल का बताया गया है। और इसके अलावा धर्मशास्त्रों के अनुसार सातवाहन शासक, शुंग और कर्ण वंश के शासक
ब्राह्मण कुल से थे और धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण शासक नहीं बन सकते थे, फिर भी वो शासक बने थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शक शासक जो मध्य एशिया से आए थे, उन्हें ब्राह्मणों ने मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी माना है, जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार शासक नहीं बन सकते थे, फिर भी वो शासक बने। इसके अलावा शक शासक रुद्रदामन ने गुजरात के गिरनार में सुदर्शन सरोवर झील का पुनर्निर्माण करवाया था और संस्कृत का पहला अभिलेख भी लिखवाया था। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में संस्कृत ग्रंथों के अनुसार परिवार और बंधुता के लिए 2 शब्दों का यूज किया गया है। तो इसमें पहला है कुल, इसका मतलब है परिवार। तो दूसरा है जाति, इसका मतलब है बंधुओं का समूह यानी रिश्तेदारों का बड़ा दायरा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है पितृवंशिकता। तो बेसिकली पितृवंशिकता का मतलब होता है वो वंश परंपरा जो पिता से पुत्र और फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र तक चलती जाती है, और इसी वंश परंपरा को पितृवंशिकता कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पितृवंशिकता में पैतृक संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का ही अधिकार होता है, स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। पितृ संपत्ति का मतलब होता है माता पिता की संपत्ति। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मातृवंशिकता शब्द का यूज हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। तो अब सवाल ये आता है कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों जरूरी थी, और ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता इन सभी रीजन की वजह से रही होगी। तो चलिए एक एक करके इन सभी रीजन को डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला रीजन था वंश परंपरा को आगे चलाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र को योग्य समझा जाता था। यही वो रीजन था जिसकी वजह से सभी परिवारों में उत्तम पुत्र की कामना की जाती थी। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन था उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने के लिए परिवार में पितृवंशिकता परंपरा रही होगी। और इसके अलावा पितृवंशिकता में राजा की मृत्यु के बाद राजा का सिंहासन उसके बड़े बेटे को दिया जाता था, और इन केस अगर राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो राजा के भाई को सिंहासन मिलता था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को भी सिंहासन दिया गया, जैसे प्रभावती गुप्त। तो बेसिकली ये सभी वो रीजंस थे जिनकी वजह से विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता अनिवार्य रही होगी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो न केवल हमारी संस्कृति का आधार है, बल्कि हजारों साल पुरानी हमारी सोच और हमारी जीवन शैली को दर्शाते हैं। लेकिन सिर्फ नाम सुनकर आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। चलो एक एक करके समझते हैं आखिर इन ग्रंथों में क्या लिखा है और क्यों ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेद पर। वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान, और मैं आपको बता दूं कि ये कोई किताब नहीं है, बल्कि 4 बड़े ग्रंथों का संग्रह है, जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो आपने गायत्री मंत्र के बारे में तो सुना ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र इसी वेद में है। तो नेक्स्ट है सामवेद। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सामवेद को संगीतों का वेद और मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियम, विधियाँ और बलिदानों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसमें लास्ट है अर्थवेद। अर्थवेद के अंदर तंत्र मंत्र, जादू टोने के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्थवेद को सबसे नया वेद और आधुनिक वेद भी कहते हैं। तो अब वेदों के बाद बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कुल 108 उपनिषद हैं और ये वेदों के गहरे दार्शनिक पहलुओं की व्याख्या करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पुराण की तरफ। पुराण यानी पुराना कुल 18 पुराण है, और इसमें प्राचीन राजवंशों की वंशाली से लेकर पौराणिक कथाएं और धार्मिक शिक्षाएं शामिल हैं। अब आते हैं 2 सबसे मशहूर महाकाव्य पर, जो कि है रामायण और महाभारत। रामायण
महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो भगवान राम की कथा है और हमें आदर्श, नैतिकता और कर्तव्य का संदेश देती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत का सबसे विशाल ग्रंथ, जिसमें न सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन किया गया है बल्कि भगवत गीता जैसी गहन दार्शनिक शिक्षा भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं स्मृति ग्रंथ की। स्मृति यानी स्मरण करने की शक्ति। इसमें सबसे प्रसिद्ध है मनुस्मृति, जिसमें उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक व्यवस्था के नियम लिखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मनुस्मृति इसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ था, यानी करीब 2000 साल पहले। तो चलिए हम बात करते हैं मनुस्मृति में बताए गए नियमों के बारे में। तो इसमें पहला है, माता पिता की पैतृक संपत्ति पर केवल पुत्रों का ही अधिकार होता था। स्त्रियों को माता पिता की पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है माता पिता की संपत्ति। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुस्मृति में पुरुषों के धन अर्जित करने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे कार्य द्वारा, खोज द्वारा, विजय द्वारा, निवेश द्वारा, भेंट या उपहार द्वारा, खरीद द्वारा और विरासत में मिली संपत्ति भी धन अर्जित करने का एक मेथड था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्त्रियों के धन अर्जित करने के लिए भी कई तरीके बताए गए मनुस्मृति में, जैसे विवाह के समय उपहार, पति से प्राप्त उपहार, माता पिता द्वारा दिया गया उपहार। ये सभी वो मेथड से जिनसे जो स्त्रियां हैं वो धन अर्जित कर सकती थी। यानी इन तरीक़ों से स्त्रियों को धन मिलता था, जिसे आज के टाइम पर आप दहेज भी कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, दहेज लेना सही है या गलत है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि लड़कियों को भी अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिल सके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या दहेज के अलावा ऐसा कोई और तरीका है जिससे कि बेटियों को, स्त्रियों को, लड़कियों को भी अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिल सके? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है विवाह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। इसमें शुरू के 4 विवाह को श्रेष्ठ बताया गया है और बाकी के 4 विवाह को निंदनीय बताया गया है। आइए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो इसमें पहला है ब्रह्म विवाह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे सबसे पवित्र माना जाता है। इसमें कन्या का विवाह एक ऐसे वर से किया जाता है जो कि योग्य हो, विद्वान हो और वेदों का जानकार हो। तो नेक्स्ट है देव विवाह। इसमें कन्या का विवाह यज्ञ करने वाला पुरोहित से किया जाता है। तो नेक्स्ट है आश विवाह। इसमें कन्या के बदले वर से एक बैल और एक गाय ली जाती है। ये लेन देन का कोई व्यापार नहीं बल्कि धार्मिक प्रतीक है। तो नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। इसमें धन या वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता। तो मनुस्मृति में इन चारों को विवाह, इसमें धन या वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता। तो मनुस्मृति में इन चारों को ठीक माना जाता है, लेकिन बाकी के 4 को निंदनीय माना जाता है, जो कि है आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। तो चलिए एक एक करके इन्हें भी थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर आसुर विवाह की। आसुर विवाह में वर कन्या के परिवार को धन या उपहार देकर विवाह करता है। इसे दहेज का उल्टा स्वरूप समझ सकते हैं। यहाँ वर दहेज देता है। तो नेक्स्ट है गांधर्व विवाह। इसे प्रेम का विवाह भी कहा जा सकता है। इसमें वर और कन्या की आपसी सहमति से बिना परिवार की अनुमति के विवाह किया जाता है। इसे आप लव मैरिज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है, जैसे युद्ध या आक्रमण में जबरदस्ती विवाह कर लेना। तो लास्ट है पेशाच विवाह। इसे अत्यंत निंदनीय विवाह माना जाता है। इसमें नशा, नींद या बेहोशी की अवस्था में स्त्री का शोषण करके विवाह किया जाता है। इसके अलावा गोत्र या कुल के आधार पर भी 2 प्रकार के विवाह हैं, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह यानी एक ही गोत्र, कुल या जाति में विवाह। इसे धर्मशास्त्रों में सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट है बहिर्विवाह, यानी अपने गोत्र, कुल से बाहर विवाह। इसे धर्मशास्त्रों में अधिक उचित माना गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पति पत्नी की संख्या के आधार पर भी 3 प्रकार के विवाह हैं, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और एक पति विवाह। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बहुपत्नी विवाह के बारे में, यानी इसमें एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। जैसे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी,
कौशल्या, केकई और सुमित्रा। नेक्स्ट है बहुपति विवाह, यानी इसमें एक स्त्री के कई सारे पति होते थे। जैसे महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन बनी थी जिनकी वजह से द्रौपदी को 5 पांडव से विवाह करना पड़ा। कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट है एक पति विवाह। इसमें एक स्त्री का संबंध केवल एक पति से होता है, जैसे भगवान राम और माता सीता का विवाह। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि धर्मशास्त्रों में विवाह के कौन कौन से नियम बताए गए हैं। तो इसमें पहला है माता पिता की पैतृक संपत्ति पर केवल पुत्रों का ही अधिकार होता था। स्त्रियों को माता पिता की पैतृक संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। पुत्री के विवाह के समय कन्यादान करना पिता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोत्र के बाहर विवाह करना माता पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था। इसके साथ ही वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र को योग्य समझा जाता था। तो ये सभी वो विवाह के नियम थे जो कि धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है गोत्र और गोत्र के नियम। तो मैं आपको बता दूं कि 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्र के आधार पर बांट दिया। गोत्र का नामांकन एक वैदिक ऋषि के नाम पर किया गया और आने वाले वंशज उसी गोत्र के माने जाते थे। तो आइए हम बात करते हैं गोत्र के नियम के बारे में। तो इसमें पहला नियम था विवाह के बाद पुत्री को अपने पति के गोत्र के स्थान पर पति के गोत्र को स्वीकार करना होता था। तो जैसा कि आप आज भी देखते हैं, शादी के बाद एक वाइफ अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती है। तो इसका दूसरा नियम था एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है डाउनलोड ऑल नोट्स। इसका लिंक हमने प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पर आप 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे जो नोट्स है उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपको 12th क्लास के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए सिंपली आप क्लास 12th नोट्स, ये जो लोगो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने जो 12th क्लास के नोट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब लेट सपोज अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस का समकालीन विश्व राजनीति का जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है तो मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा। देन ये आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगी और यहाँ पर आप इजीली जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। और अगर आपको नोट्स को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है पे एंड डाउनलोड नोट्स। सपोज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजीली। और इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारे जो यूट्यूब चैनल का होम पेज है वो ओपन हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।